नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग 76वां पार्ट देखेंगे। और दोस्तों, लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जाने वाला है, तो जो लोग भी 2020 की और 19 की अच्छे से मेंस की तैयारी करना चाहते हैं अभी से, तो आप लोग नए ग्रुप स्टार्ट हुए हैं, बीओ का एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो आज का जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ है वो 76वां पार्ट है दोस्तों, 76 पार्ट है। इसमें 2 प्रश्नों को देखेंगे, और ये डेली आंसर राइटिंग बीओ वाले एग्ज़ाम, खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस में 2019 और 20 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कि जैसे ये जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न जीएस पेपर 3 का है और प्रश्न संख्या 151 है, और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, देखिए, जो शब्द सीमा है उसको आप लोगों को खास ख्याल रखना है। प्रश्न को लिखने से पहले, उत्तर को लिखने से पहले, जैसे ग्रामर की गलतियां देखिए नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, महान विचारकों की लाइन, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। उत्तर को आप लोगों को किस फॉर्मेट में लिखना है, कि जैसे पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखना है। जैसे जो हैंडराइटिंग है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो उत्तर लिखते हैं उसमें लयबद्धता होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। जो प्रश्न जिस मात्रा में, जितनी मात्रा में पूछा गया है उसी मात्रा में आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, और क्या है कि जैसे डेटा है, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है। ठीक है, आज के प्रश्न को देख लेते हैं। जो आज का प्रश्न है आपका, आधुनिक जीवन में भ्रष्टाचार से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान का उल्लेख कीजिए। तो यह आपका प्रश्न है। दो प्रश्नों पर जवाब देना है आप लोगों को। जो आधुनिक जीवन है, वर्तमान की जो मॉडर्न लाइफ है, तो उसमें जो भ्रष्टाचार यानी करप्शन से संबंधित जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं, और उसके समाधान हेतु समाधान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे देखिए, आधुनिक जीवन में भ्रष्टाचार कौन कौन से होते हैं। कि आधुनिक जीवन में भ्रष्टाचार, जैसे जो सार्वजनिक पद होते हैं, जितने भी लोक सेवकों के पद जो हैं, सार्वजनिक पदों के, कोई बहुत बड़ी कंपनी का पद हो गया, या पीएसयूज़ के बहुत बड़े डायरेक्टर, या जितने भी सिविल सेवक हैं, वो चाहे राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, सभी स्तर पर सार्वजनिक पदों का प्रयोग व्यक्तिगत हित में जब किया जाता है तो उसको आधुनिक जीवन में भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। और इससे क्या होता है, इससे कई चीज़ें प्रभावित होती हैं। कि जैसे निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। कि जैसे जो अधीनस्थ सेवक तंत्र है, कि जैसे मान लीजिए डीएम है, डीएम के नीचे बहुत सारे एक ज़िले में कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, अधिकारी वर्ग काम करता है, अधीनस्थ वर्ग काम करता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर ये निचले स्तर पर यह भ्रष्टाचार ज़्यादा मात्रा में अगर व्याप्त हो जाता है, या कम मात्रा में, किसी भी मात्रा में व्याप्त हो, तो यह सरकार को मेनली राजस्व की हानि पहुंचाता है। जो योजनाएं, परियोजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को, संवेदनशील वर्गों को, लोगों को, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और क्या होता है कि जैसे जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो होती हैं, भाई भ्रष्टाचार, अगर किसी बड़ी परियोजना के लिए पैसा आया, ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें लगाने के लिए पैसा अपर्याप्त दिखा दिया अधिकारी वर्ग ने। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, उस परियोजना की लागत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो एक लीकेज जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। हमारे जो आधुनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है, और जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सरकारी योजनाएं हैं, हर तरीके से यह भ्रष्टाचार, जो करप्शन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। राष्ट्र की समृद्धि दर जो होती है उसको भी धीमा करता है। भाई, अंदर अंदर ही यह करप्शन क्या करता है, देश को खोखला करता चला जाता है, इकोनॉमी को खोखला करता चला जाता है। तो इसीलिए जो जीडीपी की वृद्धि दर होती है, या समृद्धि दर जो होती है, उसको भी ये प्रभावित करता है। और क्या है कि भाई, ये जो आप धन क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसको आप सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करते हुए आपने किसी व्यक्ति से पैसे लिए, तो ये एक तरीके से आप उस पर टैक्स नहीं पे कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो काले धन की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में क्या होगा, काले धन का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, जो हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
अगली चीज़ क्या है, भ्रष्टाचार समस्या के समाधान कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो है, करप्शन से निपटने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, कानून है। तो इन पर एक एक करके बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया है, ठीक है। तो यह क्या करता है, ये भी भ्रष्टाचार की जांच करता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ये करता है। राजनीतिक मामलों में अगर कोई भ्रष्टाचार आता है सार्वजनिक पदों पर या किसी भी मामले में, तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच करती है और इन चीज़ों को संज्ञान में लेती है। इसके अलावा भी और क्या होता है कि जैसे लोकपाल व्यवस्था है, लोकपाल का निर्माण लगभग कुछ राज्यों में लोकायुक्ता का निर्माण किया गया और भारत में लोकपाल का निर्माण हो गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका प्रथम प्रस्ताव जो लोकपाल का रखा गया था 1969 में रखा गया था। और लोकपाल जो है एक जांच एजेंसी है, ठीक है। ये जांच एजेंसी है, चीज़ों को देखती है, जांच करती है, परीक्षण करती है और जो रिपोर्ट होती है वो सौंपती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो राज्यों में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, राज्यों में लोकायुक्त संस्थाएं होती हैं, ठीक है। लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है जो कि राज्य में सार्वजनिक पदों पर जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए ये संस्थाएं कार्य करती हैं, ठीक है। लगभग कई राज्यों में यह जो लोकपाल की व्यवस्था या लोकायुक्त की व्यवस्था है इसको लागू भी किया जा चुका है। और क्या होता है कि जैसे राज्य की पुलिस व्यवस्था पर निर्भरता ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब यही है कि जैसे लोकपाल है, लोकपाल होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारी पुलिस की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पुलिस पर निर्भरता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके लिए क्या है कि भ्रष्टाचार जो है, करप्शन है, उसको निपटने के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का, जितने भी हमारे देश में कानून है बहुत सारे हैं, अगर आप गिनाने लगेंगे तो यही बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे कानून है लेकिन उनका भी जो क्रियान्वयन है, ठीक है, उनका रेगुलेशन जो है उनको लागू कराना जाना बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता का भी प्रावधान किया गया है। तो आचार संहिता को कड़े नियम कानूनों के साथ में कड़ाई से उसका अनुपालन करवाना, तो ये भी बात कही जाती है और जो भ्रष्टाचार को रोकने के समाधान के रूप में देखने में आता है। और क्या है कि जैसे देखिए भ्रष्टाचार जो सार्वजनिक पदों पर हो रहा है तो इसमें नागरिक समाज की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग हैं, लोगों के अंदर जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी, जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक अधिकारी वर्ग गलत करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में जो गलत सार्वजनिक पदों का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति ना बन सके इसके लिए नागरिक समाज की भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए जो भारत से सार्वजनिक पदों पर जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कि जैसे मान लीजिए लोन दे दिया किसी बैंकिंग सेक्टर में ही, मान लीजिए कि किसी ने व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, ठीक है, सार्वजनिक पदों पर ही लोन बांट दिया गलत तरीके से, जानते हुए ये कार्य कर रहा है, सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करते हुए, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, अगर वह व्यक्ति बाहर भाग जाता है, विदेश भाग जाता है, फॉरेन चला जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी जांच एजेंसीज होती हैं, संस्थाएं जो होती हैं, उनके बीच में एक सहयोग भी स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे हमारे देश में, और जो लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो करप्शन में डूबी हुई होती हैं, तो विदेशों में अपने ऑफिसेज डाल लेती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत होती है, अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी जितनी होती है, तो उनके मध्य एक समन्वय की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। दोस्तों लॉकडाउन की स्थिति बढ़ चुकी है, अब आप लोगों के पास समय ही समय है, तो अच्छे से मेंस की तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कल ही की डेट में अब देखिए 17 तारीख से पहले किसी न किसी दिन लॉकडाउन को अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन अलग परिवर्तित रूपों में आएगा, ठीक है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास समय है तो आप लोग अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बीओ का 2000 पीसीएस मेंस 2019 और 20 का, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए देर न करते हुए आज का जो दूसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, 125 शब्दों में ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना होता है आपको। ठीक है, तो जो प्रश्न है उसको करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, एक 152 नंबर क्वेश्चन है। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है और लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। जो अच्छे शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको अंडरलाइन करने का भी प्रयास करिए। कुछ डेटा डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए, उसको अंडरलाइन करने का प्रयोग करिए। ठीक है, इसके साथ में आपको पॉइंट्स के फॉर्मेट में और पैराग्राफ के फॉर्मेट में आपको उत्तर को लिखना है। तो बहुत अच्छी तरीके से अच्छे से समझते हुए इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बुश फायर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए बुश फायर आखिर क्या है, या इसको बोला जाता है दावानल। ठीक है, जो आग होती है, ठीक है, जंगल की आग, जिसको बुश फायर भी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर थी, तो उसी के संदर्भ में करंट से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए बुश फायर की अवधारणा की जहाँ तक बात आती है, तो इसमें देखिए ऐसी परिस्थितियाँ कब बनती हैं जब उष्ण बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम होता है, बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम होगा, तो ऐसे में ये घटनाएं घटित होने लगती हैं। ठीक है, और अन्य कारण भी होती हैं कि जैसे कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, कुछ मानव के द्वारा आग लग जाना भी होता है असावधानी के कारण, कि भाई सावधानी नहीं बरती आपने। अब जैसे मान लीजिए कोई जंगल में गया, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, उसके बावजूद भी कोई सिगरेट पीकर या सिगार पीकर या अन्य गतिविधियाँ जैसे पार्टी मनाने गया, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर छोड़ के चला आया, आग को नहीं बुझाया, वही धीरे से बढ़ती बढ़ती आग बहुत बड़े एक दावानल का रूप ले लेती है। ठीक है, बुश फायर का रूप ले लेती है। ठीक है, अब जैसे 2019 में क्या था कि अमेज़न के जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ी मात्रा में जैव विविधता का खतरा हुआ था। मतलब खतरा नहीं, जैव विविधता की समाप्ति हुई थी एक तरीके से, क्योंकि अमेज़न के जंगलों में जो आग लगी थी वो बहुत ज़्यादा, उससे प्रभावित क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो जो ये बुश फायर की अवधारणा है, इसमें और भी चीज़ें जैसे जितनी भी घटनाएँ होती हैं वो गर्मियों में आप लोगों ने देखा मोस्टली कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शुष्क मौसम रहता है और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उष्णता बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे इसमें अगर तूफान या वायु चलने लगे, तो वायु चलने की अनुकूल गति और दिशा भी क्या करता है, ये दावानल को और ज़्यादा प्रसार करता है। ठीक है, कि मतलब बढ़ाता है, इसमें वृद्धि करता है। ठीक है, कम नहीं करता, वृद्धि करता है। और इसको अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, ठीक है, तो उसको निपटने में बहुत दिन लग गए थे और उससे अच्छी खासी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया का नुकसान भी हुआ था, जंगलों का नुकसान हुआ था, जैव विविधता की हानि हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, घटनाएं घटित हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 7.3 मिलियन हेक्टेयर जो है वह क्षेत्र प्रभावित हुआ था, जो दावानल जो आई थी या बुश फायर जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब देखिए बुश फायर के कारणों को देख लेते हैं कि बुश फायर के कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए बुश फायर का कारण अगर मेनली विभाजित करके देखेंगे तो मानव और प्राकृतिक जनित कारणों में, प्राकृतिक जनित कारणों में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तड़ित झंझा हो गया। ठीक है, बिजली चमकती है उसके कारण भी होता है। सूखा दीर्घकालिक अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर एक साथ सूखा पड़ जाए, तो ऐसी स्थितियों में जरा सी असावधानी की स्थिति में आग लग जाती है। तापमान का बढ़ने से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो ऐसी स्थितियों में भी आग लग जाती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कहा भी जाता है कि 2019 में अभी तक का सबसे गर्म साल निर्धारित किया गया है और इसका टेम्परेचर जो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। और क्या है, मानव जनित की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो मानव जनित जो क्या बोलते हैं दावानल है या बुश फायर है, तो मानव जनित बुश फायर में क्या होता है कि जैसे जो लोग हैं जंगलों में पार्टी आर्टी मनाने जाते हैं, जंगलों में पिकनिक मनाने जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, अब उन्होंने आग जलाई या खाना बनाया या झूम कृषि जो लोग करते हैं उनकी वजह से भी वो जलाने के बाद, उस प्लेस को जलाने के बाद आग वहाँ थोड़ी बहुत छूट गई। अब वो हवा या वायु के साथ में एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पर जंगल या कुछ ऐसे
वनस्पतियाँ, पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें थी, तो उन पर आग लग जाती है और जिससे वह बड़े एरिए में, बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। ठीक है। सिगरेट के या सिगार जो लोग पीते हैं, अब जंगल में कहीं गए घूमने के लिए, अब वहाँ पर उन्होंने जलती हुई सिगरेट अगर फेंक देते हैं, तो ऐसी स्थितियों में भी एक जो आग लगने की घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। बहुत बार ऐसा ही देखा था, आगजनी की घटनाएं, कि जैसे किसी मकान में या घर में, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जंगल और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं। किसी मकान में आग लग गई किसी कारणवश, घर में आपका सिलेंडर फूटने से या किसी कोई साधारण घटना के कारण आग लग जाती है, तो मकान से फैलते फैलते वो कई मकानों से फिर जंगल में लग जाती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ऐसी स्थितियों में यह मानव जनित कारणों, बुश फायर के मानव जनित कारणों में आता है। लोग सावधानी भी नहीं बरतते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जो बुश फायर है उसका कारण बनता है जाकर। अब कुछ ऐसी होती चीज़ें कि तूफान से निर्मित घटनाएं घटित होती हैं, कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लगी हुई है और बहुत तेज़ी से तूफान आ जाता है उसी समय, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि वो आग छोटे एरिया किसी पर्टिकुलर घर में लगी होती है, लेकिन वो बहुत बड़े एरियो को कवर कर लेती है, एक बुश फायर का रूप ले लेती है, दावानल का रूप ले लेती है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की हानि होती है, वनस्पति प्राकृतिक पर्यावरण की हानि होती है, जैव विविधता की हानि होती है, हर तरीके से हानि हमें दिखाई पड़ती है। और क्या होता है, मानवीय व्यवहार की प्रवृत्तियाँ भी बदल रही हैं, कि लोग सतर्क नहीं हैं। ठीक है, कि आग न लगने पाए, अग्निरोधी मकानों का भी निर्माण नहीं करा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो बचाव कार्य हैं, भाई कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, कि अगर कहीं बाय द वे इनकेस अगर आग लग जाती है, तो आपको अग्निरोधी मकानों का भी निर्माण कराना होगा, जिससे छुटपुट घटनाओं में आपका घर प्रभावित ना हो और आपके घर से कोई अगला नेक्स्ट वाला घर भी प्रभावित ना हो, जिससे वो जंगल में आग फैले जाकर। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं आपके बुश फायर के और जो दावानल होता है उसके, और इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स के आधार पर इस प्रश्न को आपको मात्र 125 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए, दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिखिए और आंसर राइटिंग आप लोग शुरू कर दीजिए। अभी इस समय मेंस के लिए बहुत अच्छा सा समय है और मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9140085178। ठीक है, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।